गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 1 अगस्त 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा आर्टिकल 370 से रिलेटेड है, पूरा बेसिक के साथ में बहुत अच्छा आर्टिकल है जो आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट यहाँ पे राइटर ने दिया है। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एनर्जी वाला कंपोनेंट होता है। थर्ड डिबेट ऑन डाटा, डिफरेंट टाइप के डाटा रिलीज होते हैं, डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत हमारे जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन ऐसे में भी कई बार आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल 370 के ऊपर है। अभी इसमें आर्टिकल 370 की हियरिंग और उसके ओरिजिनल टेक्स्ट और अभी जो स्प्लिट है उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया है, क्योंकि 2 अगस्त को अभी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग को सुनने वाला है कि जो आर्टिकल 370 से रिलेटेड जितने भी पिटीशन फाइल हुई हैं उसके ऊपर ओरल आर्गूमेंट होगा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि जे.एंड.के का स्टेटस चेंज किया था, उसको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। तो जो भी चेंजेस किए गए हैं 370 में वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किए गए थे, और उसको लगभग अभी 4 साल कंप्लीट हो गए। तो उसमें ये है कि उसके बाद 370 के जितने भी वो थे उसके प्रोविज़न को अब्रोगेट कर दिया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटायरली जे.एंड.के में लागू कर दिया था। उससे पहले क्या था कि काफ़ी प्रोविज़न जैसे डीपीएसपी वहाँ पे लागू नहीं होती थी, आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है वो लागू नहीं था, वहाँ पे रणवीर पेनल कोड बोलते हैं। उसके अलावा वहाँ पे लैंड के राइट्स अलग थे। अब लैंड के लॉज को भी आर्टिकल 335 जो आर्टिकल 35 जो था उसको चेंज करके वहाँ पे अभी लैंड ब्यूरो के लिए एप्लीकेबल है। सेम जॉब्स के लिए, रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, और काफ़ी प्रोविजन थे। इवन डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल भी वहाँ पे लागू नहीं था, क्योंकि पहले गवर्नर रूल लगता था फिर प्रेसिडेंट रूल। उसके अलावा जितने भी प्रोविजन थे उसमें काफ़ी कंडीशन थी कि कैसे लगें, लेकिन अभी वो सारे वहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो ये इसमें है कि क्योंकि जो डिसीजन उस टाइम पे लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उस टाइम पे स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में था, और उस टाइम पे कोई भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के अंडर में होगा तो वहाँ की असेंबली सस्पेंडेड थी, और उस टाइम पे इसको अब्रोगेट किया गया था। उसी के ऊपर पूरी पिटीशन है, तो उसी के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जब इसको अब्रोगेट किया गया उस टाइम पे बहुत दिनों तक वहाँ पे इंटरनेट को बैन किया गया, जिससे जो सिविल लिबर्टीज़ है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ द इंटरनेट भी आज के दिन एक फंडामेंटल राइट है। तो सारी चीज़ों पे लिमिटेशन रखी गई थी। काफ़ी महीनों तक ये मुद्दा चलता रहा। अब कोर्ट ने ये तो क्लियरली कह दिया कि ये इस बात के ऊपर डिस्कस नहीं करेगा कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई, क्योंकि उसके बाद में आपने देखा कि काफ़ी मतलब ह्यूमन राइट्स से इशू आए थे, फंडामेंटल राइट्स पे, इंटरनेट शट डाउन के ऊपर डिबेट था कि कैसे स्टेट से यूनियन टेरिटरी में किया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। बोला उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, बट हम लीगैलिटी, क्योंकि कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है जो जुडिशियल रिव्यू में आता है, उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि जो आर्टिकल 370 में बदलाव किए गए थे वो अल्ट्रा वायरस मतलब वैलिड हैं या इनवैलिड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अब इसमें थोड़ा और बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे थी। मतलब 1947 में क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, उसमें उसने इस्टेब्लिश कर दिया था कि एक डोमिनियन ऑफ इंडिया होगा, एक डोमिनियन ऑफ द पाकिस्तान होगा, और दोनों फ्री थे अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उस टाइम तक क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो आया था उसको बताया गया था कि जब तक अपना खुद का संविधान नहीं बनाता इंडिया तब तक एक एज ए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना। तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ये 1935 एक्ट में जितने प्रोविज़न है वो काम करेंगे जब तक भारत अपना संविधान खुद का न बनाया जाए। क्योंकि हमारा संविधान तो 26 जन 1950 को तो लागू हुआ था, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट इनएक्ट वो किया था हमने। तो तब तक ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ 1935 के प्रोविज़न ही लागू होंगे। तो उस टाइम पे क्या था, प्रिंसली स्टेट थे काफ़ी। आपने देखा कि कुछ ब्रिटिश प्रोविंसी स्टेट थे, फिर प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसी स्टेट को पूरी अधिकार था कि या तो वो इंडिया में अगर एक्सीड होना चाह रहे हैं, मतलब शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन मतलब एक एग्रीमेंट टाइप में साइन करना पड़ेगा। और सेम जे.एंड.के वाले इशू में सेम हुआ था, और उस टाइम पे आर्टिकल 370 लिखा गया था। और इसमें स्पेशल प्रोविज़न थे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उनको स्पेशली लागू है। उसमें क्या लिखा था कि पार्लियामेंट पावर बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, कौन कौन से मैटर में, जो भी एक्सटर्नल मैटर हैं, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, बाहर के कंट्री के साथ में रिलेशन से रिलेटेड है। लेकिन पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगी
तो उस टाइम पे ये लिखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करके ही बनाएगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन में क्लियरली मेंशन किया गया था। और जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो नेक्स्ट क्या होगा, जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उस टाइम पे बनाई गई थी 370 के अंतर्गत, उसके रेटिफिकेशन के बाद में ही बनाए जाएंगे, अगर पार्लियामेंट कोई भी अगर एडिशनल कोई वहाँ पे लॉ बनाना चाह रही है। लेकिन 1957 में क्या हुआ, जो J&K का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में फोर्स में आ गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म की गई थी वो तो डिसबैंड होनी थी, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं रह सकती, और उसको रिप्लेस कर दिया कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहाँ की विधानसभा है, उसने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को रिप्लेस कर दिया आर्टिकल 370 के हिसाब से। तो अब यही हुआ कि आर्टिकल 370 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ उस टाइम पे, और उसके जो उस टाइम पे ड्राफ्टर थे जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया था आर्टिकल 370 को, गोपाला स्वामी अयंगर, ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के ही मेंबर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना, उसकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी होंगी जब भी आर्टिकल 370 में कोई भी बदलाव किया जाएगा या उस प्रोविज़न को एब्रोगेट किया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो डिसबैंड हो गई। अब क्या करें, अब ये हुआ कि जितने भी जो क्लोज थे उस टाइम पे प्रैक्टिकली तो एक किस्म के मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। और आर्टिकल 370 को अभी देखा जाए तो जो स्टेट का नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही माना गया कि जो J&K को गवर्न करने के लिए है, सिर्फ आर्टिकल 370 की ही वैल्यू बची, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो वहाँ पे डिसबैंड हो गई थी। और जो भी चेंजेस इसमें बनाए गए तो उसमें ये था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जब जिस टाइम पे ये चेंजेस किए गए थे आर्टिकल 370 में, उस टाइम पे पता था यूनियन गवर्नमेंट को पता था कि क्या क्या लिमिटेशन होंगी आर्टिकल 370 की और कौन कौन से क्षेत्र में वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन उसने ये किया कि एक प्रोविज़न और डाल दिया, आर्टिकल 367 डाल दिया। उसमें क्या था, 367 में इस टाइप के रूल बना दिए कि किसी भी चीज़ को संविधान में अगर किसी भी टेक्स्ट को या किसी चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रिटेशन वाला क्लोज आर्टिकल 370 में लगा दिया। और इसी चीज़ को इस्तेमाल किया गया अगस्त 2005 में, जब J&K को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो उस टाइम पे यहीं पे इंटरप्रिटेशन की गई ताकि जो इसका स्टेटस है उसको चेंज किया गया। और ये जो 370 था उसमें बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो वर्ड यूज़ किया गया था उसको हमने बना दिया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कि जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द स्टेट लिखा है उसको हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और उससे क्या हुआ कि जो 370 की जो बेसिक फाउंडेशन थी वो पूरी एब्रोगेट हो गई, क्योंकि पहले तो अयंगर ने कहा था ना कि जब भी कोई आप चेंजेस करोगे तो वहाँ के स्टेट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से पूछ के ही करना है, उनकी कनकरेंस के बिना नहीं करना। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन ख़त्म हो गई। तो अब मुद्दा उठता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द पावर। ये क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट टाइप की डॉक्ट्राइन है, और वन ऑफ द डॉक्ट्राइन में ये कह रहा है कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो पूरे पिटीशन इसी बात पे है कि J&K अभी प्रेसिडेंट रूल के अंडर में था, और उस टाइम पे गवर्नर था, वो स्टेट असेंबली का काम कर रहा था, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहाँ पे डिसबैंडेड थी। तो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में थी, गवर्नर, और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने जो 6 अगस्त 2019 को जितने भी क्लोज थे 370 के, उनको इनऑपरेटिव कर दिया, और आर्टिकल 370 के जितने प्रोविज़न थे उसको हटा के कि अब हमारे संविधान के सारे प्रोविज़न यहाँ पे लागू होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर आ गई, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर के हाथ में पावर थी, गवर्नर नॉमिनेट और अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर में ये कह रहा है कि राइटर का ये कहना है कि कोई डाउट नहीं था कि ठीक है जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर है वो तो सिंपली गवर्नर ही हो गई, बट जब प्रेसिडेंट रूल में था तो ये सारी चीज़ें हाथ में थी गवर्नर के। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन उनके ऊपर सीधा सीधा इम्पोज कर दिया। अब इसके काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई स्टेट में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है, अगर उसकी इच्छा नहीं मानेगी तो ओबवियस सी बात है कि वो विरोध करेंगे। तो पिटिशनर यही पे कह रहा है कि ये पूरा कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द पावर है कि डायरेक्टली तो नहीं कर पाए। डायरेक्टली करने के लिए क्या चाहिए था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए या स्टेट की असेंबली चाहिए, लेकिन इस टाइम पे अगर प्रेसिडेंट रूल है तो गवर्नर के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आर्गुमेंट है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी 3 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है,
पार्टिसिपेटरी और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल मिलते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ लोग डायरेक्ट चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो करते हैं। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि लोगों का सिंपल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जैसे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि जैसे लोकसभा में और स्टेट असेंबली में बैठते हैं और वो कानून बनाते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इस तरह नहीं जानी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज है उनको ही न देखा जाए। और जब आर्टिकल 370 बनाया था तो इसके फ्रेमर्स जो बनाने वाले थे अयंगर और बाकी लोग, उन्होंने भी ये देखा था कि ओवरराइडिंग पावर है ना प्रोविज़न की, वो तभी की जाएगी जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कंकरेंस ली जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको डिसबैंड कर दिया अगर उस टाइम पे, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। तो इसी के ऊपर पूरी पेटिशन इसमें। तो यूनियन ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने JNK में अप्लाई किया। आप देख रहे हो कि 1947 के बाद में कितने प्रोविज़न को हमने JNK में इम्प्लीमेंट किया। इनिशियल में सिर्फ 3 थे, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर, बट हमने काफ़ी प्रोविज़न को यूनियन गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो वही कह रहे हैं कि और भी इंस्टेंसेज हैं जिसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये सब किया गया। जैसे आर्टिकल 371D में कुछ एग्जांपल दिए गए कि कंकरेंस ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट ली गई थी, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ली गई, अदरवाइज हमने काफ़ी चीज़ें प्रेसिडेंस ऑर्डर से की हैं। बट पेटिशनर फिर भी ये कह रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है कि जो पहले हुआ और इस वाले केस में हुआ। जो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे जिसमें कि कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 335 था, 35 में क्या था कि वहाँ पे रेजिडेंस क्वालिफिकेशन थी कि बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, सिर्फ JNK में रहने वाले लोगों को ही वहाँ पे ज़मीन का अधिकार था। बट उसमें भी एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था कि अगर JNK में कोई वीमेन है वो बाहर के मैन से शादी कर लेती है तो उसको डिप्राइव किया जाता था उसमें। तो इसमें ये कह रहा है कि इसका जो 370 को अल्टर किया गया है और आर्टिकल 1 ये इस टाइप में नहीं करना चाहिए था, दूसरे मैनर से, मतलब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहाँ पे होनी चाहिए थी, उसकी कंकरेंस के बाद में ही चेंज करना चाहिए था। बट यहाँ पे खुद ही जो क्लोज C और D आर्टिकल 370 के, वो अपने आप में ये है कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर के हिसाब से जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करता है उसमें ये प्रोविज़न को लागू कर सकता है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। बट इसमें राइटर खुद एग्री है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर जो 5 अगस्त 2019 को लागू किया गया उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ठीक आप अप्लीकेबल कर सकते हो। और इसने 367 जिसमें बताया था इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इंटरप्रेट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एज ए स्टेट असेंबली। बट उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है 370 जो अब तक मतलब इतना छेड़छाड़ नहीं हुई थी, उसमें एकदम से इतने चेंजेस किए गए हैं। तो यूनियन ने ये चीज़ें इनडायरेक्टली की हैं जो कि डायरेक्टली नहीं कर पा रही थी, 370 के हिसाब से कर नहीं पा रही थी, उन्होंने 367 का इस्तेमाल किया गया, उसके हिसाब से किया गया। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने में मिलेगा, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। पहले फेडरलिज्म समझते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, शेयरिंग एंड द शेपिंग ऑफ द पावर, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इनको यूनियन गवर्नमेंट को एक यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट को सब यूनिट बोलते हैं। तो उनके बीच में जो पावर होती है, पावर डिराइव की जाती है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे USA को ट्रू फेडरलिज्म बोला जाता है, इंडिया को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बोला जाता है, KC वीरे ने क्वैसी फेडरलिज्म बोला है कि कहीं पे हमारी सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, कहीं पे हमारी फेडरलिज्म वाली टेंडेंसी है। तो फेडरलिज्म में होता क्या है कि दोनों के पास पावर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है, न कि डेलीगेटेड पावर होती है। और एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे USA में सिमेट्रिक फेडरलिज्म है कि हर एक स्टेट को इक्वल पावर है, लेकिन इंडिया में क्या है कि कुछ पार्टिकुलर स्टेट को, जैसे शेड्यूल 6 का एग्जाम्पल देखो, शेड्यूल 5 का एग्जाम्पल देख सकते हो, 371 के अंदर में ABCDFGH तक काफ़ी अच्छे प्रोविज़न है। स्पेशल स्टेटस कई बार दिया जाता है बॉर्डरिंग स्टेट को। तो वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है कि कुछ एक स्टेट को तो हमने थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज दिया, कुछ को कम दिया है। और जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब जहाँ पे गवर्नेंस कैसी होगी उसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि यूनियन और स्टेट में कि हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा एसिमेट्रिक है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है लुईस तिलिन, उसने इस टाइप के बैलेंस का नाम ही ये दिया कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, कि सिमेट्री नहीं है, डिफरेंस है। कुछ एक स्टेट को बहुत ज़्यादा, जो मैंने एग्जांपल दिए कि ग्रेटर ऑटोनॉमी भी है, जैसे फीचर्स हैं 371 से 371J, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ महाराष्ट्र विदर्भा रीजन वाले हैं, गुजरात वाले रीजन के हैं, कच्छ के, तो ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती केस में इवॉल्व हुई थी 1973 में, कि जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
तो यहीं पे कह रहे हैं कि जो भी 370 की वैलिडिटी की बात कर रहे हैं कि कोर्ट को ना सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि टेक्स्ट में क्या लिखा है ओरिजिनल वर्जन में, बट जो स्पिरिट है कि बेसिक स्ट्रक्चर की, वही जो जिस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन साइन किया गया था उस टाइम पे क्या क्या कंडीशन दी गई थी, लोगों को क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया, उस स्पिरिट को भी समझने की ज़रूरत है। तो मेन आर्गुमेंट ये है कि कोर्ट अभी इस पर डिसाइड करेगा कि लीगलिटी क्या है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की, उसको अगर ठीक से समझा जाएगा तो फ्यूचर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट को फॉलो किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी फॉलो किया जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चारों तरफ इसकी मोरल वैल्यूज़ हैं, मतलब मोरल वैल्यूज़ के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अपना बेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, इनकी मोरल वैल्यू एज वेल एज दी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लॉयल्टी है वो सब दर्शाएगी इस डिसीजन के बाद में। और इसमें सिर्फ इतनी रिलेशनशिप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, बट एक डीप रिलेशनशिप है जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी मतलब इसकी पवित्रता भी इसके साथ में लिंक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की क्लीन कुकिंग एनर्जी, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप केस स्टडीज़ में, एथिक्स में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। इसमें क्या डिस्कस किया गया कि पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं कि हम एलपीजी की तरफ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी सिलेंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि अर्बन एरिया में देखो, पुअर एरिया में, रूरल हाउस होल्ड में। जो ग्रामीण वितरक योजना थी जो 2009 में लॉन्च की गई थी, उसके हिसाब से ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट एक 18% थे पहले, अब देखो तो 60% के करीब, मतलब कितनी अच्छी कवरेज हमारे एलपीजी कनेक्शन की इंडिया में हो गई। उसके बाद में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें इनिशियल में 8 करोड़ थी, बट उसमें बढ़ा के हाउस होल्ड को अब 9.5 करोड़ और 20 की लिमिट बढ़ाते जा रहे हैं कि उनको एक फ्री कनेक्शन मिलेगा। इसमें कंडीशन क्या थी कि वीमेन हाउस होल्ड जो है घर में, अगर वीमेन उसकी एज ए मेंबर वो है कि सीनियर मेंबर है, उसके नाम पे सिलेंडर मिलेगा। फर्स्ट रिफ़िल फ्री मिलेगी, सेकंड रिफ़िल खुद से पे करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी काफ़ी सब्सिडी थी। तो अपने आप में एक यूनिवर्सल कवरेज था कि एलपीजी हर एक बंदे को मिला जाए। और ये बहुत ही एक मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ऑपरेशन के लिए अपने आप में एक जादू वाला काम था। लेकिन ये देखा गया कि एलपीजी का जो कंजप्शन इंडिया में, ये बहुत ही असमंजस वाली बात है कि ये 2023 में थोड़ा कम हो गया। क्योंकि कंजप्शन तो अब देखो कि 9 करोड़ यहाँ पे है, बाकी इस ग्रामीण वितरक योजना के हिसाब से भी लोग बढ़ रहे थे, बट फिर भी कंजप्शन काफ़ी कम हो गया। यहाँ पे डाटा भी दिया कि 0.5% कम हो गए इन कंपेरिजन ऑफ द लास्ट ईयर। और क्वेश्चन ये है कि इंडिया अब कब तक एलपीजी को सब्सिडाइज करे, या फिर हमें और कोई चीज़ें या कोई दूसरा ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम क्लीन फ्यूल को प्रमोट करें। पहले एलपीजी की स्टोरी समझ लेते हैं कि एलपीजी स्टोरी है क्या। जो इंडियन हाउस होल्ड का जो शेयर है जैसे एलपीजी में, जैसे प्राइमरी कुकिंग फ्यूल में, वो तो कंपैरिजन करें 2011 में 33% था, अभी 71% हो गया। ये डाटा दिया गया इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन सर्वे, जो कि कंडक्ट किया गया था काउंसिल ऑफ द एनर्जी एनवायरनमेंट एंड दी वाटर। ये एक हमारी बॉडी है जो कि काफ़ी सर्वे करती है, इस टाइप की एनर्जी से रिलेटेड रिपोर्ट भी निकालती है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड दी वाटर। तो ये शुरू में बहुत ही मतलब क्लियर इंडिकेशन था कि जो इंडियन हाउस होल्ड है वो खुद चाह रहे हैं कि भाई हम भी क्लीन एनर्जी, क्योंकि आप देखोगे कि गांव में काउडंग या बाकी वुड के द्वारा खाना पकाया जाता है तो कितना ज़्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, वीमेन को कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो खुद चाह रहे थे कि हम भी क्लीन कुकिंग चाहें, जिससे क्या होगा कि मतलब सबसे पहले ये होगा कि जितनी पॉलिसी आप बनाओगे उसमें फाइनेंशियल बैरियर ना हो। क्योंकि लोग क्यों अडोप्ट नहीं कर रहे थे कि पैसे नहीं है, बिना पैसे कैसे आप सिलेंडर खरीदोगे, या फिर उनके पास प्रेफरेंसेस कि पहले उनके पास लकड़ी अवेलेबल है, वहाँ पे काउडंग अवेलेबल है, तो वो चीज़ें अगर अवेलेबल है तो कैसे हो पाएगा। लेकिन अभी आप एग्जांपल देखो, जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 में क्या हो, कितने रेस्ट्रिक्शन लग गए, लोग वैसे ही पॉवर्टी लाइन में, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो 100 मिलियन पीपल इंडिया में वापस पॉवर्टी में मतलब धकेल दिए गए, बीपीएल से भी नीचे आ गए। उसके बाद लोगों की कितनी लिवलीहुड लॉस हो गया। रसिया यूक्रेन वॉर जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण क्या होगा कि क्रूड ऑयल की पूरी वॉलेटिलिटी, अब इंडिया ऑल्दो रसिया से क्रूड ऑयल ला रहा है बट हमें युआन में पे करना पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही हैं। तो जो यूनिवर्सल एलपीजी कनेक्शन वाला था उसमें काफ़ी रुकावटें आ गई। और 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एलपीजी की सब्सिडी थी वो कंज्यूमर से विड्रॉल भी कर दिया। अब सब्सिडी विड्रॉल कर लो, इसके बाद में तो इंडिविजुअल की जो पेइंग कैपेसिटी थी वैसे ही कम हो गई। 2021 में कुछ टाइम के लिए
3 सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, कि जो जो इसके पार्टिसिपेंट हैं उनको 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। बट उससे क्या हुआ कि जो इनिशियल में जो एनुअल रिफिल रेट थी एलपीजी की इस स्कीम के तहत वो थोड़ी सी बढ़ी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि 4.5 सिलेंडर हर कनेक्शन के हिसाब से, मतलब 3 और 4 सिलेंडर एक साल में भरे जाने लगे। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि 24 करोड़ के हिसाब से होंगे, बट देखो 14 करोड़ ही सिर्फ कंज्यूम हुए, मतलब यहाँ पे भी कंजप्शन कम दिखाई गई। जो सब्सिडी थी 200 रुपये पर सिलेंडर थी, वो इसी स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रीइंस्टेट, मतलब गवर्नमेंट ने फिर से लागू किया था 2022 में। उससे थोड़ा रिफिल इम्प्रूव हुआ था, जो रिफिल रेट भी ज़्यादा हुई, लोगों ने सिलेंडर भी ज़्यादा भराए। तो उस आउटकम से यही था कि जो होम डिलीवरी, बट ये हुआ कि ये चीज़ें तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन जो होम डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये इशू सबसे ज़्यादा हो रहे कि कोविड-19 में रेस्ट्रिक्शन वैसे थे, लोगों बाहर मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी न होने का रूरल पीपल वैसे ही एक्सेस नहीं कर पाते, तो घर पे डिलीवरी हो नहीं पाई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत कम थे, ये इशू वहाँ पे रहे, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग सिलेंडर का कंजप्शन कम कर पाए। और दूसरा क्या हुआ कि जो बजटरी एलोकेशन था सब्सिडीज़ पे, सब्सिडी जब ज़्यादा मिलेगी तो लोग, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा एलपीजी यूज़ करेंगे, वो भी कम हो गई, और उससे उनको हेल्थ के बेनिफिट जो होने थे उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा। दूसरा क्या चैलेंज आया कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड एलपीजी, अब एलपीजी ऐसा तो है नहीं कि पूरी हमारे कंट्री में हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड होना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस बाहर के कंट्री में है। और देख लो कितनी होगी, ये 40% थी और ये 64% होगी, मतलब ये पूरा नंबर ही रिवर्स हो गया। जिससे क्या होगा, जो इंडियन हाउस होल्ड थे उनमें जो एलपीजी की प्राइस थे ओबियसली डबल हो गए, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आएगी इंपोर्ट होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नॉमिनल टर्म में मतलब इतने ज़्यादा हो गए। और उसके कारण और भी कारण है जो हमने डिस्कस किया, कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो एलपीजी के प्राइसेस थे, आप देख रहे हो कि अब नियर बाई 1400 या 1300 रुपये के आसपास में सिलेंडर की वैल्यू कीमत बढ़ गई है। तो अब यह राइटर यहाँ फोकस कर रहा है कि हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत है क्लीन कुकिंग में, सिर्फ एलपीजी पे डिपेंडेंट होंगे तो ये सारे कारण हैं, कोविड हो गया, इंपोर्ट वाला हो गया, सब्सिडी कम कर दी, ठीक है, कंजप्शन कम हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूसली है, तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारे एलपीजी के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ेंगे। तो हमें थोड़े से डाइवर्स सोचना पड़ेगा कि जो इतना इम्पैसिव मतलब डेडलॉक बन गया है, तो इसके लिए क्या समाधान हो। सबसे है कि हमें क्लीन कुकिंग सिर्फ एलपीजी ओनली की स्ट्रेटजी से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे राइटर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कुकिंग है, जैसे इंडक्शन हीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुक टॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लेम बेस्ड कुकिंग है, इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अभी इंडिया में 2019 से ही 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गए हैं रूरल हाउस होल्ड में। तो ये ई कुकिंग अपने आप में एक बहुत ही वाइबल ऑप्शन राइटर को यहाँ नज़र आता है। और जो ये रिपोर्ट थी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, इसने ही बताया कि जो टैरिफ रेट है, मान लो कि 8 रुपये की 1 यूनिट है बिजली में, फिर भी जो ई कुकिंग है, इलेक्ट्रिकल कुकिंग होगी, वो चीपर होगी आज के दिन अगर एलपीजी के प्राइसेस आप देखोगे तो। और उसमें ये है कि अब राइटर कहना चाह रहा है कि ठीक है, रूरल में हम मान सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कंसर्न है। होता है क्या कि रूरल में पावर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, पावर के थेफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, बोला उस चीज़ को थोड़ा एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन हमें इसको कैसे होगा कि वहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि ई कुकिंग को प्रमोट किया जा सके। लेकिन अर्बन एरिया में आज के दिन देखो तो 10% हाउस होल्ड तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो वहाँ पे इस चीज़ को और प्रमोट किया जा सकता है और यही चीज़ें कॉपी की जा सकती है रूरल एरिया में ताकि ई कुकिंग को प्रमोट किया जा सके। और ई कुकिंग की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एलपीजी के प्राइसेस हैं जो कि बियॉन्ड थ्रेशोल्ड चले गए वो भी कम हो जाएंगे, और वो एलपीजी से डिस्प्लेस होके हाउस होल्ड ई कुकिंग और बाकी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होंगे। और इससे बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि एक बार लोगों ने स्टार्ट किया तो ओबियसली बाकी पब्लिक भी उसके पीछे पीछे आती है। और जो अर्ली अडोप्टर हैं, मतलब जो लोग ई कुकिंग की तरफ अपने आप को अडोप्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ई कुकिंग की नई टेक्नोलॉजी आएंगी, जो लोगों की रिक्वायरमेंट मतलब जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बनाना पड़ेगा। टारगेटेड सपोर्ट देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर्स को सरकार के द्वारा, ताकि वो इंडियन हाउस होल्ड की डिमांड को फुलफिल कर सकें। जो चूल्हा है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे ई कुकिंग की तरफ, क्योंकि चूल्हा पे भी हम वुड और बाकी ये काऊ डंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इससे और क्या फ़ायदा होगा, क्लाइमेट चेंज मतलब सबसे बड़ा इशू जिसके कारण CO2
बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके मल्टीपल इम्प्लीकेशन है, हेल्थ पे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे हैं, एग्रीकल्चर पे आप देख रहे हो, और कितने ज़्यादा इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है साइक्लोन की, ड्रोट की, तो अल्टीमेटली हमें ही फ़ायदा होने वाला है इससे। अब जो इसमें राइटर एक और नाज थ्योरी अप्लाई करना चाह रहा है कि जो कार्बन मार्केट, इंडिया ने कार्बन मार्केट लॉन्च किया, जिसमें क्या हो रहा है कि अगर आप एक्सेस कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको दूसरे से आपको कार्बन क्रेडिट लेने पड़ेंगे। मतलब जो कम कार्बन प्रोड्यूस कर रही है कोई भी कंपनी, वो अपने उसको बेच सकती है ताकि उसको उससे फ़ायदा हो। तो जो ये जो पैसा यहाँ पे होगा उसको कह रहा है कि इस्तेमाल किया जाए ई कुकिंग में, और एलपीजी सब्सिडी या लोन से काम नहीं चलेगा, ई कुकिंग को हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे कि इस चीज़ का समाधान हो। ये हमारा आर्टिकल था पूरा, हमने ई कुकिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट वो डाटा के ऊपर डिबेट है। डाटा के बारे में एक कहावत होती है, डाटा इज़ ए न्यू ऑयल। कैसे है न्यू ऑयल? क्योंकि जिसके पास डाटा है वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाता है, वो अच्छे स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट ठीक से किया जाता है, इकोनॉमी अच्छे से रन होती है, और डाटा के द्वारा पूरा जितना भी सर्वे किया जाता है किसी भी कंपनी द्वारा, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, और डाटा अपने आप में एक नई पावर है। इसलिए डाटा के ऊपर काफ़ी रेगुलेशन आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो डाटा है, जितने इंडिया में सर्वे होते हैं उस डाटा के ऊपर डिस्कस किया गया। अब काफ़ी ज़्यादा जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम है, जितना भी हमारा डाटा कलेक्ट करने वाला, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। अब डिबेट क्या है कि कुछ तो एक्टिव पार्टिसिपेशन सरकार के अंदर से भी, कुछ बाहर से अपोजिशन पार्टी और जो एक्सपर्ट हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में एक ये है कि कुछ डाटा सच भी हो सकता है, कुछ में कुछ डाउट आ रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डाटा अवेलेबल होता है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपने आप में जब एक इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना होता है, कि फॉर एग्जांपल डाटा आपके पास हेल्थ का है तो हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाओगे, डाटा आपके पास में किसी इंडस्ट्री का है तो इकोनॉमी की पूरी पॉलिसी बनाओगे। तो जितने भी सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कंट्री की, अगर कंट्री को एक अच्छी इकोनॉमी ट्रांसफर करना है तो डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। और आज के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इंडिया एक यूएन की बॉडी है, स्टेटिस्टिकल बॉडी, उसमें भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया 4 साल के लिए। तो हमारा डाटा ओबियसली एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक और सोशल डाटा ये अपने आप में एक पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड क्या होते हैं कि जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, सबको फ्री में दिया जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी प्रोविज़न है पब्लिक गुड के वो अच्छे से इस्तेमाल किए जाएं। ऑल्दो काफ़ी जो प्राइवेट डाटा जनरेटिंग बॉडी हैं पब्लिश करती हैं, बट उसमें क्या होता है कि उनके कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जिससे क्या होता है कि एक्यूरेट डाटा नहीं आ पाता। इसलिए भारत में क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमने अपना एक स्टेटिस्टिकल कमीशन ही सेटअप किया, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे कि डाटा एक्यूरेट होगा और उसमें कोई भी एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर न हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है, जर्नलिस्ट परमीत भट्टाचार्य, उन्होंने एक पेपर भी रिलीज़ किया था, इंडिया स्टेटिस्टिकल सिस्टम, कि इनिशियल में क्या था कि हम डाटा जो 1970 तक डाटा के बारे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, वर्ल्ड की कोई भी रिपोर्ट हो। तो आज के दिन भी कई बार क्वेश्चन करते हैं जिस रिपोर्ट में हमें ठीक से मतलब नहीं जांचा गया या नहीं मतलब तो नापा तोला गया, तो उसी चीज़ को लेगी। बट बाद में इंडिया ने देखा कि डाटा के इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं और उसी कारण डिबेट बहुत ज़्यादा है। इशू क्या क्या है? सबसे पहले है कि जो भी डाटा है उसकी क्वालिटी के ऊपर इशू है। सेकंड क्रेडिबिलिटी, मतलब क्वालिटी मतलब कि डाटा जो आपने किया है वो क्या एक्यूरेट है, वो क्या आपने लोगों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को देखते हुए किया। दूसरा क्रेडिबिलिटी कि भी कौन सी एजेंसी ने किया है, क्या उसने ठीक से किया है, मतलब हर पैमाने को दिया गया। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, जब तक एक्यूरेट और क्रेडिबल डाटा नहीं होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। और जो क्रेडिबिलिटी है वही लिंक है, मतलब किसके साथ में लिंक है कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन थी, कौन सोर्स था, कितने उसकी रिलायबिलिटी है, क्या एक्यूरेसी है, क्या जो एक्सपेक्टेड डाटा और क्वांटिटी क्वालिटी हमें चाहिए थी उसको मीट कर रही नहीं करी, तभी तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है ना। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टीसीएस है, या टाटा की कोई भी कंपनीज है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को पूरा साथ देते हैं और एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह डाटा की भी अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी तो बाकी चीज़ें उसकी अच्छी हो जाएंगी। अब इसमें इशू क्या पड़ता है कि जो डाटा वो कैप्चर करते हैं वो अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर गवर्नमेंट का, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हो गया, पॉवर्टी का हो गया, और जितने भी पॉलिसीज़ बनानी हमें फूड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जितने भी हमारा रिसर्च करना वो सारा डिपेंड करता है कि डाटा कैसे कैप्चर किया गया और कितना एक्यूरेट है। जैसे हाउस होल्ड सर्वे की बात करो, हाउस होल्ड सर्वे में क्या होता है कि अगर प्रॉपरली सैंपल कलेक्ट नहीं किए गए रूरल में, अर्बन में, बाकी जगह पे, तो उससे क्या होगा
कि आप प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बेनिफिशरीज क्या होंगे। अब इसमें राइटर ये कह रहा है कई बार क्या होता है कि हाउस होल्ड पूरी तरह रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब आधी बार क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया या किसी और से पूछ लिया तो उसके कारण बड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है कि जो एक्यूरेट डाटा इकट्ठा किया जाएगा तभी हमारी सोसाइटी में अच्छे सैंपल आप इकट्ठे कर सकते हो और अच्छी पॉलिसी बना सकते हो। अब इसमें कुछ बायसेस का एग्जांपल दीजिए। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर को, जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमी मैटर पे गाइड करती है, उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया कि जो डाटा है अर्बन पार्ट का इकोनॉमी में वो ठीक से नहीं किया गया। तो यहीं पे बात ये की गई कि जो अर्बन का डाटा है उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है ताकि डाटा ठीक से इकट्ठा किया जाए। दूसरा क्या है कि काफ़ी मल्टीपल एजेंसीज हैं जो डाटा प्रोवाइड करती हैं और असमंजस की बात यह है कि कई बार तो सेम सेक्टर के बारे में 2-3 एजेंसी डाटा दे रही हैं और उनके डिफरेंट नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज भी कोई डाटा इकट्ठा किया तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA 21 एक पोर्टल है वो भी करती है। दूसरा एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्री भी करती है। दोनों ने किया बट दोनों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ गया। 2019 में एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने खुद ही बताया था कि जो 36% कंपनीज है जो MCA 21 के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिनको यूज़ किया जाता है हमारी GDP को कंप्यूट करने के लिए, वो आदि तो प्रॉपरली ट्रेसेबल ही नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही। तो आप देखो कि जो चीज़ें GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसके ऊपर कंट्री की पूरी इकोनॉमी, कंट्री की पूरी पॉलिसी बनती है, वही एक्यूरेट नहीं बनी तो कैसे होगी। 2023 में सेम हुआ कि जो MCA 21 पोर्टल पे देखो तो कई बार उसमें खुद टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी, कंपनीज को रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, डाटा वहाँ पे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ से जो भी लाइसेंस वाले इशू उसमें दिक्कत आ रही है। तो 800 से 900 कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखी हैं। बट कंसर्न ये है कि कुछ एक सेल कंपनीज भी, सेल कंपनी क्या होती है, सेल मतलब खोखला, कि कंपनी सिर्फ नाम की है बट फिजिकली वहाँ जाकर देखो तो कुछ भी नहीं मिलता। और सेल कंपनीज कई एलिगेशन लगे थोड़े दिन पहले अडानी के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि सेल कंपनीज के कारण हमारा जो GDP कैलकुलेशन का डाटा था, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल पार्ट का था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में मिस कैलकुलेशन हो गया। और ये अगर सेल कंपनीज को ठीक से हैंडल किया जाए, इनके ऊपर रोक लगाई जाए और अगर डाटा अच्छा होगा तो ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। तो इससे क्या हो, जो कॉम्पिटेंस और एबिलिटी है सिस्टम की, ताकि हाई क्वालिटी डाटा हम प्रोड्यूस कर सकें। और रिसेंट टाइम में आप देखो कि जितना भी सर्वे है उसको पूरी तरह से पब्लिश किया जाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो माइक्रो लेवल डाटा है, माइक्रो एक होता है माइक्रो मैक्रो, माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पे लोगों की कंजप्शन, जैसे पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना कि हाउस होल्ड कंजप्शन LPG वाला, कि पूरी कंजप्शन पूरा हाउस होल्ड सर्वे इसके ऊपर डिपेंड करता है माइक्रो लेवल पे। सेकंड आता है मैक्रो, क्योंकि मैक्रो वाले में क्या होता है बड़ी बड़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, जितने इनकम के एस्टिमेट हैं, नेशनल इनकम वाली बात होगी, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, कैसे पॉवर्टी रिडक्शन होगी। अब बात यह है कि चीज़ें तो हैं बट हमें करने की क्या ज़रूरत है, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है। कहाँ पे? सबसे पहले तो ये है कि अगर क्रेडिबल डाटा और कोहेरेंट डाटा इकोनॉमी में नहीं मिलेगा तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। उस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को हमें ध्यान से समझना और बहुत ही अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत है। अब आप देखो कि 2021 में जो सेंसस होना था, 10 साल में जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड सर्वे में इस्तेमाल किए जाएँ, कौन सा डाटा अवेलेबल नहीं है उसको ठीक से हमें एसेस करने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट, उसके आउटकम को रीलुक किया जाए, मतलब ठीक से समझा जाए। अगर डाटा ठीक से नहीं होगा तो पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, चीज़ों को एकदम से मतलब क्विक फिक्स करेंगे कि छोटी सी चीज़ मिली, कोई नॉर्मल सी रिपोर्ट मिली और उसी के ऊपर डाटा बना देंगे और पॉलिसी बना देंगे। जैसे नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, तो इस इंडेक्स के हिसाब से बताया कि हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। बट ये है कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि इसने डाटा किसका इस्तेमाल किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भी रिलीज़ हो गया, तो इसका डाटा ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। बट यहाँ पे भी राइटर ये कहना चाह रहा है कि इसमें तो सैंपल सिर्फ 6 लाख लोगों के थे, जबकि इंडिया में तो आप देखो कि कितने बोलते हैं ना कि 130 करोड़ और कितने करोड़ हाउस होल्ड इंडिया में है, तो उनका डाटा भी यहाँ पे होना चाहिए था। सिर्फ 6 करोड़ के ऊपर ये पूरी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करना अपने आप में एक समझदारी नहीं है। तो ये बहुत टाइम आ गया है कि हमें थोड़ा सिस्टम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। और जो डाटा क्रिएटर हैं, जो डाटा बना रहे हैं और जो डाटा यूज़ करने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, स्टेक होल्डर हैं, कंपनी है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि हमारा डाटा अच्छा हो, उसमें मोर ट्रांसपेरेंसी आए। और इसमें जो रंगराजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी उसका अगर हम बेस बनाएंगे तो अपने आप में
हम डाटा एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।